हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा एसिमिलेशन क्या होता है, मीन्स सात्मीकरण या आत्मसात जो होती है वो प्रक्रिया कैसे होती है, किस तरीके से होती है। आज हम बात करेंगे अकल्चरेशन की, मीन्स पर संस्कृति ग्रहण, ठीक है, या इसे कहेंगे संस्कृति संक्रमण कि ये क्या होता है। पर संस्कृतिकरण, संस्कृति ग्रहण या और सात्मीकरण जो है वो दोनों ही क्या है, ऐसी संगठनकारी प्रक्रियाएं हैं जिनसे परिवर्तन होते हैं। लेकिन संस्कृति ग्रहण, सात्मीकरण या आत्मसात जो है वो एक ही यूनिट है, मीन्स एक ही अंग होते हैं। दो संस्कृतियां जब परस्पर संपर्क में आती है तो वे एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती है, प्रभावित करती है। जब एक संस्कृति को मानने वाले लोगों द्वारा कुछ सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व अपना लिए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है ना। हमने देखा कि सात्मीकरण कौन सी प्रक्रिया थी, तो सात्मीकरण ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार हो, चाहे प्रतिमान हो, चाहे भावनाएं हो, मूल्य, उद्देश्य, उनको स्वीकार करते हैं और इनमें विभिन्नता रखने वाले व्यक्ति एवं समूह अपने स्वार्थ एवं दृष्टिकोण में इक्वल होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने जनरल मीनिंग देखा था, अब हम देखिए कि पर संस्कृति ग्रहण होता क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि डॉक्टर दुबे क्या कहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रहण करे तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, पर संस्कृति ग्रहण कहेंगे। मतलब कोई दो संस्कृतियाँ संपर्क में आती है तो एक संस्कृति जब दूसरे संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से, या तो अपनी उनकी इच्छा होती है या फिर कुछ प्रेशराइजेशन होता है, दबाव होता है, उसकी वजह से अपनाए तो उसे पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। मजूमदार और मदान कह रहे हैं कि जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन प्रक्रिया के दौर में होती है, मतलब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति के संपूर्ण जीवन पे और उसकी जो जीवन पद्धति होती है उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया होती रहती है, तब इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि गिलिन और गिलिन क्या कह रहे हैं, तो वो उनका मानना है कि पर संस्कृति ग्रहण से हमारा आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों वाले समाज निकट एवं लंबे संपर्क के कारण परिवर्तित होते हैं, लेकिन इनमें दोनों संस्कृतियों का पूर्ण मिश्रण नहीं होता है। इनमें क्या नहीं होता है, दोनों संस्कृतियों का अपनाते तो हैं लेकिन उनका दोनों का मिश्रण नहीं हो पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो पर संस्कृति ग्रहण है ना, इसको अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें डेफिनेशंस का तो क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सात्मीकरण की प्रक्रिया के साथ चलती है और जिसमें व्यक्ति विभिन्नता रखने वाले व्यक्ति या समूह के सामने अपने दृष्टिकोण और अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत करते हैं। संस्कृति ग्रहण जो प्रक्रिया है वो क्या है, संपर्क की प्रक्रिया है और एक दूसरे को प्रभावित करती है, लेकिन इसी के साथ वो एक दूसरे की परिस्थिति में पूरी तरीके से परिवर्तित नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं कि पर संस्कृति ग्रहण में दो संस्कृतियों में सांस्कृतिक तत्वों का परस्पर आदान प्रदान होता है। इस प्रकार ये दो तरह की प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस है ये, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं कि इसके लिए दो संस्कृतियों का लंबे समय तक प्रत्यक्ष एवं निरंतर संपर्क होना ज़रूरी होता है। तीसरी हम बात करते हैं कि पर संस्कृति ग्रहण करने वाले समूह की जीवन विधि बदल जाती है, मीन्स उनका नज़रिया और तरीका बदल जाता है और दोनों समूहों के मौलिक सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तन आते हैं। दोनों ही संस्कृतियों के मौलिक जो प्रतिमान होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं। पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। जब शासक जो रूलर होता है दल के दबाव के कारण पर संस्कृति ग्रहण करता है तो सांस्कृतिक तत्व अपनाने वाले समूह की इच्छा या उसकी क्या इच्छा नहीं है या वो किस चीज़ का विरोध करता है, इसका तो क्वेश्चन ही नहीं है। स्वेच्छा से पर संस्कृति ग्रहण भी कई कारणों से किया जाता है।
जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है, नई संस्कृति या नए सांस्कृतिक तत्वों को अपनाना चाहता है, तो वो अपनी सुविधा और लाभ के लिए पर संस्कृति ग्रहण प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेषण या एक समूह से दूसरे समूह में सांस्कृतिक हस्तांतरण की प्रक्रिया है। एक समूह से दूसरे समूह में हस्तांतरण की, ट्रांसफ़र जो होता है उसका ऐसा एक प्रोसेस है, चेंज। फिर बात करते हैं हम कि पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? दोनों ही संस्कृतियों का पूरा मिश्रण नहीं हो पाता है, वरन ये अपनी विशेषताएं बनाए रखती है। पहली संस्कृति की जो विशेषता है वो एज इट इज़ रहेगी, दूसरी संस्कृति की जो विशेषता है वो एज इट इज़ रहेगी, और इनका दोनों का मिश्रण होता है। अब ये जो हमने विशेषताएं देखी, इससे ये क्लियर हो जाता है कि दो संस्कृतियां जो होती है, जब वो लंबे समय तक एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में आती है तो उनमें कोई एक दूसरी से या दोनों परस्पर दबाव या स्वेच्छा से सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं कि सांस्कृतिक हस्तांतरण की ये प्रक्रिया जो होती है, इसे पर संस्कृति ग्रहण इन्होंने नाम दिया है। पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, एक संस्कृति अपने सभी मूल तत्वों को खोती नहीं है, उनको ख़त्म नहीं करती है, लेकिन जीवन विधि में परिवर्तन उनके अवश्य आ जाता है। तो ये हमने देखा कि सांस्कृतिक जो पर संस्कृति ग्रहण है, संस्कृति संक्रमण है, उसकी विशेषता क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पर संस्कृति ग्रहण है, इसके परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, तो पर संस्कृति ग्रहण के परिणाम क्या होंगे, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि व्यक्तियों पे प्रभाव होता है इसका, और दूसरी हम बात करते हैं तो संपर्क में आने वाली जो संस्कृतियाँ होती हैं उन पे प्रभाव होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि पर संस्कृति ग्रहण के कारण व्यक्ति पे जो प्रभाव पड़ते हैं, पहले हम उनको देखेंगे कि व्यक्ति जो नई संस्कृति अपनाता है और उसमें अपने आप को ढाल लेता है, सामंजस्य बिठा लेता है, इस दौरान उसे कई मानसिक तनावों को झेलना पड़ता है। ईजी तो होता नहीं है कि अपनी संस्कृति का थोड़ा अंश छोड़कर दूसरी की संस्कृति को अपनाना, लेकिन उसे मेंटली प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगता है। युवा व्यक्ति जो होते हैं, मीन्स यंगस्टर्स जो हैं, पहले ही किसी संस्कृति के अनुरूप ढल चुके होते हैं, उनकी जीवन विधियां जो होती है उनमें वो परिवर्तन कर चुके होते हैं, उन्हें तय कर चुके होते हैं, और अगर ऐसी स्थिति में नई संस्कृति उनके संपर्क में आए तो उनके लिए तनाव का माहौल होता है। जैसे क्या होता है, छोटा बच्चा जो होता है, नवजात शिशु जो होता है, उसके सामने वफादारी में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है ना। कई बार वो हतोत्साहित हो जाते हैं, है ना। व्यक्ति का जो दायित्व होता है उसे पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं। व्यक्ति अपनी परिचित भाषा जो होती है, संस्कृति है, संस्थाओं के माध्यम में ही रहना, मध्य में ही रहना पसंद करता है, और अगर उस दूसरी संस्कृति में उसके संपर्क में आता है वो, तो उसे खतरा या डेंजर जोन लगने लगता है, और वो नवीन संस्कृति जो होती है उसमें अनुकूलन नहीं कर पाता है। फिर बात आती है कि संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोनों संस्कृतियों में सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होता है, और आगे चलकर आगे चलकर सात्विकरण भी हो जाता है। पर यदि संपर्क में आने वाली संस्कृतियों में भिन्नता है तो परस्पर कम सांस्कृतिक तत्व भी अपनाए जाएंगे। यदि दूसरे सांस्कृतिक समूह में जाकर पहले वाले समूह जो होते हैं, जो छोटे समूह होते हैं, वो अपनी संस्कृति के अस्तित्व को खोएंगे और संपर्क में आने वाली संस्कृति के प्रभाव में वो आते हैं। तो जो प्राचीन संस्कृतियां हैं और जो अभी प्रचलन में संस्कृतियां हैं, तो प्राचीन संस्कृतियों की बनिस्बत प्रचलन में जो संस्कृतियां होती हैं उनका दबदबा होता है। अब बात करते हैं कि पर संस्कृति ग्रहण के आधार क्या हैं, है ना। तो पर संस्कृति ग्रहण के दो आधार हैं, एक कहेंगे सांस्कृतिक संपर्क और दूसरा कहेंगे संस्कृति हस्तांतरण। एक होता है कल्चरल कॉन्टैक्ट और एक होता है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक हस्तांतरण। ठीक है, हम पहले देखते हैं कि सांस्कृतिक संपर्क क्या होता है। तो संपर्क आप जानते ही हैं कि इंग्लिश वर्ड हम यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट, है ना, और उसका जनरल मीनिंग आपको पता ही है। लेकिन ये क्या है कि लैटिन भाषा का कोई शब्द है कॉन और कम, उससे बना है, और उसके साथ ही टैंगो वर्ड भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि टुगेदर, और टैंगो का मीन्स होता है टच करना, छूना, बात हमारे मन मस्तिष्क पे होना।
तो इस प्रकार से क्या हुआ है, कॉन्टैक्ट का अर्थ स्पष्ट हुआ है कि परस्पर स्पर्श करना। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि निकट संपर्क में आना। इसका मीनिंग क्या है, बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट्स में आना, निकट संपर्क में आना। सांस्कृतिक क्षेत्र में संपर्क का अर्थ अगर हम देखें तो दो या दो से अधिक संस्कृतियों का निकट संपर्क स्थापित होना होता है। ठीक है, पर सांस्कृतिक ग्रहण के लिए क्या है, विभिन्न संस्कृतियों का परस्पर संपर्क में आना बहुत आवश्यक होता है, और ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। प्रत्यक्ष संपर्क में दो संस्कृतियों से संबंधित व्यक्ति आमने सामने मिलते रहते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो स्थिति होती है इसमें एक दूसरे के रीति रिवाज, प्रथाएं, व्यवहार, मूल्य, भौतिक संस्कृति, इन तत्वों को ग्रहण तो कर लिया जाता है, लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, अप्रत्यक्ष जो संपर्क होते हैं उनमें दोनों संस्कृतियों से संबंधित व्यक्ति या समूह आमने सामने नहीं होते हैं। अप्रत्यक्ष संपर्क में एक तीसरा माध्यम भी होता है, मीन्स या तो आप थ्रू लेटर, डाक, तार, टेलीफोन, संचार, इनके माध्यम से भी और इन साधनों के द्वारा भी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि सांस्कृतिक संपर्क जो होता है उस दौरान क्या होता है, परस्पर कुछ अपेक्षाएं या आशाएं की जाती है, और जिनकी पूर्ति होने पे जब जो वो आशाएं और होप जो होती है, अपेक्षाएं जो होती है, एक्सपेक्टेशंस, वो कंप्लीट हो जाती है, तो उनकी पूर्ति होने पर सांस्कृतिक ग्रहण के अवसर बढ़ जाते हैं, और अप्रत्यक्ष संपर्क की अपेक्षा प्रत्यक्ष संपर्क में सांस्कृतिक आदान प्रदान की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की, कि सकारात्मक सांस्कृतिक संपर्क क्या होता है, जिसमें दोनों संस्कृतियों में सहयोग, समझौता, एकीकरण, ये प्रक्रिया होती है। नकारात्मक की बात करें हम तो असहयोग, प्रतिस्पर्धा, विरोध, संघर्ष, ये सब होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक संपर्क। तो प्राथमिक संपर्क में दो संस्कृतियां समूह में सामने के निकट और प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध होते हैं। पारस्परिक निकटता, घनिष्ठता, इन संस्कृतियों में जो आदान प्रदान होते हैं वो बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। उसके विपरीत द्वितीयक सांस्कृतिक संपर्क जो होते हैं उनमें दोनों संस्कृतियों में अप्रत्यक्ष संपर्क होता है और दोनों सांस्कृतिक समूह में घनिष्ठता और निकटता नहीं होती है। जो हमने ऊपर बात की कि तीसरे व्यक्ति या समूह या उपकरण जैसे तार, टेलीफोन, रेडियो, इन सब के संपर्क से ये स्थापित होते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम कि सांस्कृतिक हस्तांतरण क्या होता है। तो पर सांस्कृतिक ग्रहण के लिए दो संस्कृतियों का संपर्क होना यही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि एक दूसरे को अपनी संस्कृति हस्तांतरित करे। एक समूह अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर दूसरे समूह को अपनी सांस्कृतिक हस्तांतरण करने के लिए बाध्य ना करें। इसी प्रकार से एक समूह दूसरे समूह पर अपनी संस्कृति को अपनाने पे रोक लगा दे या वो क्या करे, उन्हें दंडित करे, तब भी संस्कृति ग्रहण रुक जाता है। मतलब क्या है कि प्राचीन एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्राचीन जो भारत में सामंत, राजा महाराजा, शाही परिवार, ये सब जो होते थे, वो लोग अपनी प्रथाओं, पहनावे, आभूषण आदि को अन्य लोगों द्वारा अपनाने से मना करते थे। क्योंकि ये उनकी प्रेस्टीज थी, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। उच्च जातियों के जो व्यवहार होते थे, जो प्रतिमान होते थे, अगर वो निम्न जाति के लोग अपनाए तो ऐसा उनके लिए आदेश नहीं था, वो उस पर रोक लगी हुई थी, प्रतिबंध था। अब बात करते हैं कि संस्कृति जो होती है वो हस्तांतरण का घनिष्ठ संबंध होती है। संस्कृति क्या है, हस्तांतरण का घनिष्ठ संबंध है, और उसका संबंध किससे, संस्कृति ग्रहण से। जब कोई समूह दूसरे की संस्कृति ग्रहण करने को तैयार न हो तो संस्कृति का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। ऑब्वियस है कि अगर हम चाहते ही नहीं है कि हम उस संस्कृति को अडॉप्ट करें तो हस्तांतरण नहीं होगा। संस्कृति ग्रहण करने का कार्य कभी तो स्वेच्छा से होता है और कभी क्या है, उसको दबाव में करना पड़ता है। जब व्यक्ति में नवीनता की चाह होती है, उन्हें चाहिए कि नया कुछ आए, नई टेक्निक आए, पुराने से वो असंतोष महसूस करता है, वो सेटिस्फाइड नहीं है पुरानी चीज़ों से, विरोधाभास है, तब क्या होगा, तब क्या होता है कि उनसे जो स्वयं की जो संस्कृति होती है उससे अपेक्षाएं नहीं हो पाती है। तो ऐसी ये जो कंडीशन होती है इसमें पर संस्कृति ग्रहण के अवसर बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, शासन या अधिकारियों की ओर से उनकी संस्कृति को ग्रहण करने के लिए भी दबाव डाला जाता है ना, जैसा मुस्लिम शासकों ने अपने धर्म प्रचार के लिए पुराने टाइम में किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो सांस्कृतिक हस्तांतरण जो होता है, इनके संदर्भ में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो जानना ज़रूरी है कि मतलब सांस्कृतिक हस्तांतरण उन्हीं तत्वों का होता है जो तत्व अपनाने वाले समूह की संस्कृति को समानता से देखते हों और उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो।
सांस्कृतिक हस्तांतरण के दौरान क्या होता है, सांस्कृतिक तत्वों के मूल स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि ग्रहण करने वाला समूह अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसे बदल देता है। फिर बात आती है कि जनरल क्या होता है कि संस्कृति का हस्तांतरण उच्च संस्कृति से निम्न संस्कृति की दशा में होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कि संपर्क में आने वाली संस्कृतियाँ परस्पर एक दूसरे से कोई न कोई सांस्कृतिक तत्व अवश्य ग्रहण करती है। ठीक है, तो ये सारी जो सिचुएशंस होती है ये पर संस्कृति ग्रहण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और क्या कारण से संस्कृति ग्रहण होता है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पर संस्कृति ग्रहण होता क्या है, अकल्चरेशन क्या है। ठीक है, फिर उसके परिणाम क्या हैं वो भी हमने देखे हैं, और उसके आधार कौन कौन से हैं आज हमने इस लेक्चर में देखा है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के कंटेंट का डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।